علیکم व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर अनम ताहिर आप सबको आपकी सेहत डॉक्टर ईसा लैब के अंदर खुशामदीद कहती हूँ. ये आज हमारा स्पेशल एपिसोड है. हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के ऊपर और इससे रिलेटेड हमने अपने प्रोग्राम पे आज दावत दी है डॉक्टर तलहा अहमद कुरैशी को. ही इज़ MBBS एंड FCPS डॉक्टर. ही इज़ ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन और ये पटेल हॉस्पिटल में, कुरैशी ENT मेडिकल सेंटर्स में, पाक ऑन्को केयर हॉस्पिटल में और ताज कंसल्टेंट क्लिनिक्स में बैठते हैं. तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर तलहा आपको खुश आमदीद कहती हूँ एंड आई एम सो ऑब्लाइज्ड कि आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए. तो आप अपने व्यूज बताएंगे, हाउ यू आर फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ यहाँ पे? बहुत ज़बरदस्त स्टूडियो आपने बनाया है. एवरीथिंग इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड माशाल्लाह. तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं, क्योंकि नाज़रीन हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और हम लोग चाहते हैं कि इस कम टाइम के अंदर हम लोग एज मच एज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आप तक ट्रांसफ़र कर सकें. तो डॉक्टर तलहा, अगर मैं बात करूँ ब्लैक फंगस के ऊपर, तो आप बताएंगे सबसे पहले कि ब्लैक फंगस मतलब कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और क्या ये पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है? ओके, देखिए, ब्लैक फंगस जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, वो एक नई बीमारी नहीं है. लेकिन रिसेंटली कोविड का जो पेंडेमिक आया, स्पेशली इंडिया के अंदर जो ये दूसरी लहर आई है, इसमें ये काफ़ी केसेस देखे गए हैं ब्लैक फंगस के, और इसके कई केसेस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हुए हैं. और ये उन लोगों में होता है कोविड पेंडेमिक में जो या तो कोविड से सफ़र कर रहे हैं या उनको कोई और बीमारी है और कोविड हो गया, या वो कोविड की वजह से ICU के अंदर हैं, तो उन पेशेंट्स में ज़्यादा हो रहा है. और उन पेशेंट्स में भी इवन देखा गया है जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं. ये काफ़ी ख़तरनाक और मुहलक बीमारी है और इसकी जानलेवा होने की शरह तकरीबन 50% है. ये बीमारी जो होती है ये एक फंगस से होती है, जिसको जो ग्रुप ऑफ फंगस म्यूकोरमाइसीटीज जो एनवायरनमेंट में है, लेकिन ये आम लोगों को कोई नुकसान नहीं देती. ये बेसिकली उन लोगों को नुकसान देती है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी कम हो. जी, तो डॉक्टर तलहा बताइएगा, क्या ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इंसानों की सेहत के लिए और जान के लिए? जी, ये बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग डिजीज़ है और ये जैसे मैंने बताया, इसकी जानलेवा होने की शरह तकरीबन 50% है. अगर ये बीमारी किसी को लग जाए तो 50% चांस है कि वो एक्सपायर हो जाए इस बीमारी से. और ये इतनी रैपिड है कि ये कुछ दिनों में ही आदमी को लगने के बाद कुछ दिनों के अंदर ही ये बहुत ज़्यादा फैल सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है. पाकिस्तान में कितनी तेज़ी से ये फैल रहा है, मतलब इसका ट्रेंड जो है पाकिस्तान के अंदर अगर हम बाकी कंट्री से कंपेयर करें, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में बाकी ममालिक में भी ये जिस तरह से भी आपने बताया कि ये स्प्रेड हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान में भी उतनी ही तेज़ी से इसका स्प्रेड है? इंडिया में तो तकरीबन जो उन्होंने रिपोर्ट किए हैं केसेस, वो 9,000 केसेस रिपोर्ट किए हैं ब्लैक फंगस के उन पेशेंट्स में जो कोविड जो सफ़र कर रहे हैं या उससे रिकवर हुए हैं. उनमें तकरीबन 9,000 पेशेंट्स में ये रिपोर्ट हुआ है. पाकिस्तान में फ़िलहाल 3 हॉस्पिटल्स में मई के अंदर रिपोर्ट हुआ था कि 3 हॉस्पिटल्स में ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आए हैं. जिनको कोविड है उनमें ब्लैक फंगस जो है वो 3 हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुआ है, मेनली इन पंजाब. लेकिन अब दीगर हस्पताल में भी केसेस आ रहे हैं ब्लैक फंगस के कोविड पेशेंट्स में, लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी सामने नहीं आया है. तो मतलब आप बता रहे हैं कि इसका कोई रिलेशनशिप है कोविड से? दैट्स मतलब लाइक एन इन्फॉर्मेशन फॉर मी एज वेल. ओके, कोविड से बेसिकली इसका जो रिलेशनशिप देखा गया है वो एक तो वजह ये है कि कोविड इटसेल्फ, प्रोलॉन्ग कोविड या कोविड जब सीरियस हो जाता है या उन पेशेंट में जो ICU में होते हैं, तो वो आदमी की इम्यूनिटी को कम कर देता है. तो उसमें जैसे मैंने बताया, जिनकी इम्यूनिटी कम हो, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, उनमें ये म्यूकोर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो एक तो ये रीज़न है कि उनको कोविड इन्फेक्शन उनकी इम्यूनिटी को कम कर देता है. दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट जो ड्रग है स्टेरॉइड, जो यूज़ करते हैं कोविड मैनेजमेंट के अंदर, जिनको प्रोलॉन्ग कोविड हो या जिनकी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा हो, तो उनमें स्टेरॉइड इटसेल्फ इम्यूनिटी कम कर देती है. तो उन लोगों में म्यूकोर होने के चांसेस हैं. फिर कोविड अगर ऐसे पेशेंट को हो जिसको डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, तो वो इम्यूनिटी कम करती है, उसकी वजह से म्यूकोर हो सकता है. और फिर स्टेरॉइड का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट्स में और कोविड, दैट इज़ अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन और दैट कैन लीड टू म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस.
اس کے علاوہ اینٹی وائرلس بھی امیونٹی کم کرتے ہیں جو کووڈ میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میوکور ہو سکتا ہے. پھر جو ماس آکسیجن کنٹینیوس آکسیجن یوز کی وجہ سے ناک ڈرائی ہو جاتی ہے اور وہ ایک بریڈنگ پوائنٹ بن جاتا ہے فنگس کا. جی تو مطلب اب آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کی بیسک وجوہات یا اس کی علامات جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، وجوہات کا تو ہم نے ذکر کیا ہے کہ امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے میوکور ہوتا ہے. مطلب اس کی مین جو ریزن ہے، یہ مین جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امیونٹی کم ہوتی ہے. امیونٹی کم اسٹیرائڈس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. آپ نے بتایا ڈائبیٹک اگر پیشنٹ ہے، کوئی بھی ایسی ڈیزیز جس کے اندر آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو اس پیشنٹ کو، وہ پیشنٹ زیادہ سسیپٹیبل ہے کہ اس کو یہ بلیک فنگس کا انفیکشن جو ہے وہ ہو جائے، ادر دین ان پیشنٹ پہ جن میں امیونٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے. بالکل، کیونکہ ہم سبھی فنگس کو بریتھ کر رہے ہیں، انوائرمنٹ میں فنگس ہے لیکن ہمیں کچھ نقصان دے نہیں رہا کیونکہ ہماری امیونٹی اچھی ہے. اگر امیونٹی نیچے گرتی ہے تو وہ فنگس اگریسو ہو جاتا ہے، وہ سائنسز میں پھیل سکتا ہے اور آگے پھیل سکتا ہے. اور اس کی علامات جو ہوتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ناک کی بندش، ناک کی کنجیشن ایک سائڈ پہ، اور ناک سے خون آنا، ناک سے ڈسچارج ہونا، ناک میں کرسٹ بننا، چہرے کی سوجن ہونا، چہرے کا لال ہونا، آنکھ کی سوجن ہونا، اور اس کے علاوہ سر میں درد ہونا، بدحواسی، کنفیوژن، ڈس اورینٹیشن، نیند بے ہوشی. اور اگر وہ پھیل جائے فنگس تو اس کے ساتھ بخار ہو سکتا ہے، پیشنٹ بیڈ باؤنڈ ہو سکتا ہے، اور مسائل اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اگر اب آپ نے بتایا وجوہات کے بارے میں بہت اچھا. اور ایک امپورٹنٹ علامت جو ہوتی ہے وہ بلیک پیچز ہوتے ہیں، منہ کے اندر کالے پیچز آ جاتے ہیں اسکن پہ، ایون ناک کے باہر والی سطح پہ، اس کے اندر منہ کے اندر اورل کیویٹی میں جو کہ ناک کا نچلے حصہ ہے، منہ کا اوپری حصہ، اوپر والا تالو جو ہوتا ہے ہارڈ پیلٹ، اس میں بلیک پیچز آ سکتے ہیں فنگس کی وجہ سے. ناک کو اندر دیکھنے سے بلیک فنگس آ سکتے ہیں، اور وہ اتنی اگر بڑھ جائے تو پھر وہ چہرے پہ بلیک فنگس آ سکتے ہیں. نظر جا سکتی ہے مریض کی اگر وہ سائنس سے آنکھ میں پھیل جائے. جی بالکل. تو اب ہم نے بات کی اس کی وجوہات پہ، اس کی علامات کے بارے میں آپ نے بہت اچھا ہمیں ایکسپلین کیا. تو آپ بتائیں گے کہ اس کی تشخیص کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی تشخیص کے لیے سب سے پہلے تو یہ پیشنٹ جب رپورٹ ہوتا ہے تو ہم اس کی کیمرے کے ذریعے ناک کا معائنہ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے کچھ ٹیشو لیتے ہیں اور اس ٹیشو کو فنگل کلچر کے لیے ہم بھیجتے ہیں. اور آپ لوگوں کی عیسیٰ لیبارٹری کے اندر بھی سروسز اویلیبل ہیں، جہاں تک مجھے ابھی ڈاکٹر فرین نے بھی بتایا مائکرو کے اندر کہ فنگس کلچر ہوتا ہے. تو فنگس کلچر جو ہے وہ آپ لیبارٹری میں بھیجتے ہیں، ساتھ کچھ ٹیشو ہم ہسٹوپیتھولوجی میں بھیجتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے. اور تو اس سے کنفرم ہو جاتا ہے، ہسٹوپیتھولوجی میں بتا دیتی ہے کہ یہ فنگس کتنا خطرناک ہے اور اس کی نسل کون سی ہے، وہ ہمیں فنگل کلچر بتا دیتا ہے. تو یہ دونوں فیسلٹیز آپ کے پاس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور ابھی آپ نے جیسے بتایا اس کی تشخیص کے بارے میں، تو آپ بتائیں گے کہ اسپیسیفکلی اگر پاکستان کی مطلب ہم عوام کو بتانا چاہیں کہ اس کی تشخیص کس کس جگہ کے اوپر ہو رہی ہے. اگر ہم سندھ کی ہی بات کریں یہاں پہ، تو یہاں پہ بتائیے گا کہ اس کی تشخیص جو ہے وہ کس جگہ پہ ہو رہی ہے. دیکھیں، ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح کا پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے یا آپ کی نظر میں آتا ہے، یا وہ ڈاکٹرز جہاں پر یہ ای این ٹی ڈاکٹرز نہیں اویلیبل اور ان کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو کووڈ کے بعد جس کو بلیک فنگس کے سائنز آ رہے ہیں، چہرے پہ سوجن آ رہی ہے، ناک کی بندش ہو رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس جگہ پہ بھیجیں جہاں پر ای این ٹی سروسز ہیں، جیسے پٹیل ہاسپٹل، قریشی ای این ٹی، تاج کنسلٹنٹ کلینک. وہاں پر پھر ہم اس پیشنٹ کو دیکھیں گے، ضرورت محسوس ہوگی تو انویسٹیگیشنز کریں گے اور کلچر آف اسپیسیمن لے کے لیبارٹریز بھیجیں گے، سی ٹی اسکین کریں گے دیکھنے کے لیے کہ وہ فنگس کتنا پھیلا ہوا ہے. تو لیبارٹریز کی اگر بات کریں تو یہاں پہ سندھ والی سائڈ پہ جیسے ہم لوگ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری سے تعلق رکھتے ہیں، تو کون سی لیبارٹری کے اندر جو ہے اس کی تشخیص جو ہے آپ کے خیال میں زیادہ بہتر یا زیادہ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ فرسٹ اسٹیپ لیا اس کی تشخیص کے اندر؟ ڈیفینیٹلی عیسیٰ لیبارٹری میں ہم نے پیشنٹس بھیجتے رہتے ہیں اور یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو لیبز ہیں، جو بڑی لیبز ہیں، وہ بھی اس ٹیسٹ میں رول پلے کر رہی ہیں. اور اس کا اب ہم بات کریں اگر علاج کے اوپر، تو آپ بتائیے گا کیا اس کا علاج ممکن ہے، اور اگر اس کا علاج ممکن ہے تو وہ کس طرح سے ہے؟ دیکھیں، اس کے علاج کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلدی علاج شروع کیا جائے، جلدی تشخیص کی جائے اور جلدی علاج کیا جائے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہال مارک ہے اس کی پروگنوسس پہ.
प्रोग्नोसिस के लिए। जी ट्रीटमेंट में कुछ एंटी फंगल्स से शुरू करता है, जब डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि इनको म्यूकोरमाइकोसिस है तो एम्फोटेरिसिन से स्टार्ट किया जाता है। ये एंटी फंगल है जो खून के ज़रिए दी जाती है और इसके क्योंकि बॉडी पे कुछ असरात होते हैं तो ये ड्यूरिंग एडमिशन ही दिया जाता है। इसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नाक के अंदर जो एरिया मुतासिर है साइनसिस के अंदर उसकी सफाई की जाए एंडोस्कोप के ज़रिए, और साइनसिस को क्लियर किया जाए, वो ब्लैक पैचेस को क्लियर किया जाए, जो एरिया ख़राब है उसको निकाला जाए, उसकी सफाई की जाए, डिब्रिटमेंट की जाए। और अगर आँख इन्वॉल्व है, नज़र चली गई है तो इवन आँख तक को निकालना पड़ता है कभी कभी हमें, ताकि पेशेंट को बचाया जा सके और दवाई बेहतर असर कर सके। और फिर ये दवाई काफ़ी लंबे अरसे देते हैं, हम इन्फेक्शन कंट्रोल के पास भेजते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसको कितने दिन एंटी फंगल देनी है। तो एंटी फंगल यूजुअली काफ़ी लंबे अरसे दी जाती है, लेकिन उसके साथ इसकी सर्जिकल डिब्रिटमेंट भी बहुत ज़रूरी है जो ENT डिपार्टमेंट करता है, और एक से ज़्यादा मरतबा भी डिब्रिटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आप कह रहे हैं कि मतलब एंड इसका जो है वो डिब्राइडमेंट है कि आप डिब्राइडमेंट एंड एंटी फंगल ट्रीटमेंट। जी एंटी फंगल ट्रीटमेंट। और जिस वजह से इम्यूनिटी कम हुई है उसको करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो वो भी कंट्रोल हो, ऐसा नहीं हो कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो फंगस पे ट्रीटमेंट। मतलब पैरेलल अगर किसी भी पेशेंट को जो है कोई डिजीज चल रही है तो उसका कंट्रोल भी जो है फंगस, इसको ब्लैक फंगस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर तलहा कि आपने इतनी हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी ब्लैक फंगस से रिलेटेड। आपने हमें बताया कि ब्लैक फंगस की वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी तशखीस मुमकिन है या नहीं है, और इसकी तशखीस किस किस जगह के ऊपर हो रही है। और जैसे कि आई एम द पार्ट ऑफ डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, तो आई वांट टू टेल यू ऑल कि यहाँ पे हम लोग ब्लैक फंगस की तशखीस के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे इकदाम जो हैं हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके अलावा मैं एक मैसेज इस पे देना चाहूँगा इम्पॉर्टेंट उन जनरल पब्लिक को भी और डॉक्टर्स को जो कि कोविड को डील कर रहे हैं, कि डॉक्टर्स के लिए मैसेज ये है कि अगर उनके किसी पेशेंट में ये सिम्टम्स आएँ, जैसे नाक की बंदिश होना, नाक से डिस्चार्ज, चेहरे की सूजन, नज़र ख़राब होना, सर में दर्द होना, बदहवासी, नींद बेहोशी, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, तो उसको फ़ौरन आपको ENT ओपिनियन लेना चाहिए ताकि वो उसको एग्जामिन करें, उसको स्पेसिमेन। बिल्कुल, हमारे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का मकसद ही ये है कि हम लोग आम आवाम को ये इन्फॉर्मेशन दे डिफरेंट बीमारियों के ऊपर, जो कि आपके घर में बैठे हुए माइंड में किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है हम उन क्वेरीज को सॉल्व करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज इस प्रोग्राम का ये भी है कि आप लोगों को जब भी कोई बीमारी के बारे में हम आपको बताते हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसकी तशखीस के लिए आप हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपकी रहनुमाई तो ज़रूर कर दी है, लेकिन डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, अपना प्रॉपर इलाज करवाइए, और जहाँ से आपके टेस्ट वगैरह जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है वो वहाँ से कीजिए, और डॉक्टर के कहने के मुताबिक ही, अपने डॉक्टर के कहने के मुताबिक आप दवाई लीजिएगा, ताकि क्योंकि स्टेरॉइड लेने से इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। तो जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, जैसे डॉक्टर अनम बता रही हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, उसकी एडवाइस के हिसाब से ही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो अब इसके साथ हम लोग अपना प्रोग्राम एंड करते हैं ब्लैक फंगस के ऊपर। तो डॉक्टर तलहा, एंड पे आपको ये मैसेज देना चाहिए रिलेटेड टू हेल्थ या एनीथिंग लाइक दैट? मैसेज क्योंकि हमने बात ब्लैक फंगस पे की है, तो ये तो डॉक्टर्स के लिए तो मैसेज ये कि कभी भी कोई ऐसा मसला हो तो वो ENT डॉक्टर्स के पास भेजें। जहाँ अगर उनके पास ENT सर्विस नहीं है तो जहाँ ENT सर्विस है वहाँ भेजें। और सेकंड इम्पॉर्टेंट मैसेज पब्लिक के लिए ये है कि अपनी वैक्सीनेशन कराइए ताकि कोविड लगने के चांसेस ना हो, और अपनी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है जो इम्यूनिटी कम करती है, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर डॉक्टर कोई दवाई आपको देता है, स्टेरॉइड वगैरह, तो जितनी ज़रूरत है उतनी लेनी चाहिए। और घर पे भी अगर आप हैं और वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप ये सिम्टम्स नोट करते हैं तो आपको फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास। थैंक यू सो मच डॉक्टर तलहा। आज का हम प्रोग्राम इसके साथ एंड करते हैं, और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग अगली एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डॉक्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर हेल्थ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।